चलिए आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 पे पहुंच गए हैं। क्या है हमारा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चरों का रैखिक समीकरण। हमको आज इसको पढ़ना है, ठीक है। हमें आज क्या पढ़ना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन पढ़ने से पहले थोड़ा चलते हैं, घूम आते हैं। कहाँ घूम आते हैं? एक मेले में चलते हैं। मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। मेले में आप सभी लोग गए हैं कि नहीं गए हैं? गए हैं। तो मेले में हम पहुंचते हैं और मेले में जैसे ही हम पहुंचे, एंट्री की देख रहे हैं, तरह तरह की दुकानें, झूला लगा हुआ है। एक रिंग वाला गेम होता है, ठीक है ना। रिंग वाला गेम आप देखे होंगे, जिसमें एक रिंग होती है जिसपे काउंटर पे वस्तुएं लगी होती हैं, और अगर हम जो है रिंग फेंकते हैं तो वो रिंग अगर किसी वस्तु को पूरी तरह से ढक लेती है तो वो वस्तु हमारी हो जाती है। ऐसा खेल आपने मेले में देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा यार। अब दूसरा है एक बहुत बड़ा झूला, जो बड़ा वाला झूला होता है जिसको जायंट व्हील कहते हैं, ठीक है ना। तो जायंट व्हील पे लोग घूमते हैं, ठीक। तो हर चीज़ का वहाँ पे एक दाम फिक्स होता है, एक वैल्यू फिक्स होती है। जब हम झूला झूलते हैं या ट्रेन की सवारी कर रहे हैं उसमें जो, और कोई वस्तु खरीदते हैं या रिंग वाला गेम खेलते हैं या सर्कस देखते हैं, तो हर चीज़ का एक दाम फिक्स होता है। तो ऐसे ही हम मेले में घूम रहे हैं, हमारा एक दोस्त मिलता है। क्या बोलता है? हमने क्या भाई क्या क्या मस्ती किए, क्या क्या देखे, तो उसने हमसे बताया। अब बात यहाँ ध्यान से सुनना। क्या सुनना है? बात को ध्यान से सुनिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो किसी भी प्रकार की गलती होने की कोई संभावना नहीं होगी, ठीक है ना। तो क्या हुआ, मेले में मैं गया, दोस्त मेरा मिला, मैंने उससे पूछा कि तुमने क्या क्या मस्ती किया भाई, क्या क्या मस्ती किया। तो उसने बताया, देखो कैसे बता रहा हमको। उसने कहा कि यार मैंने झूले की सवारी किया और रिंग वाला गेम हमने खेला, ठीक है। तो हमने कहा कि तो कैसे कैसे खेला भाई? तो उसने बताया कि मैंने पूछा कि तुमको अगर जब रिंग वाला खेल खेले और झूला झूले तो तुमको कितना रुपया देना पड़ा, कितना रुपया तुम्हारा खर्च हुआ, ठीक है। तो उसने बताया, क्या बताया? उसने कहा कि भैया मुझे झूला झूलने में और रिंग वाला खेल खेलने में दोनों में टोटल पैसा हमको 20 रुपीज़ देना पड़ा, 20 रुपया देना पड़ा। अब देखिए, तो हमने पूछा भाई कैसे, झूले का क्या रेट है? तो उसने कहा एक बार झूला खेलने का रेट है 3 रुपया, ठीक है ना। एक बार झूले की सवारी करने में क्या हो रहा है? 3 रुपया लग रहा है, ठीक है ना। जब हम झूले की सवारी कर रहे हैं तो उसकी कास्ट है 3 रुपया। एक बार अगर झूला झूलते हो तो 3 रुपया। और हमने कहा रिंग का खेल कैसे खेले? तो उसने बताया कि रिंग जब हम एक बार फेंक रहे हैं तो उसके लिए हमें 4 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ रहा है, यानी कि रिंग का गेम कैसे चल रहा है? पर रिंग जो है 4 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ रहा है। क्लियर? तो उसने कहा कि मैंने इस प्रकार से खेला कि 20 रुपीज़ मुझे देना पड़ा। तो मैंने पूछा भाई कैसे? तो उसने बताया कि जितनी बार मैंने सवारी की, यानी कि झूले की सवारी जितनी बार की, उसके आधी बार हमने रिंग का खेल खेला, ठीक है। तो अब यहाँ बात मज़ेदार आ जाती है कि क्या उसने हमें एक स्टेटमेंट दे दिया। क्या स्टेटमेंट दिया? कि अगर हम झूले की सवारी करते हैं तो कितना रुपया देना पड़ रहा है? 3 रुपया। एक बार झूले की सवारी करोगे तो 3 रुपया, एक बार रिंग वाला खेल खेलोगे तो 4 रुपया। और उसने कंडीशन क्या दिया? दूसरा उसने कंडीशन दिया कि जितनी बार हम झूले की सवारी करते हैं उसकी आधी संख्या में हम रिंग खेलते हैं, ठीक है ना। तो ये सवाल उसने कहा। अब भैया हमें तो प्रॉब्लम मिल गया, तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हम लोग इसीलिए तो यहाँ बैठ के पढ़ते हैं, है कि नहीं है। तो आइए मज़ेदार काम, गेम स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? गेम हमारा है। इन्होंने कहा हम क्या करते हैं, हमने सपोज कर लिया लेट ही राइड्स X टाइम and play the ring y times। क्लियर? हमने ये मान लिया कि वो जो है झूले की सवारी करता है x बार और रिंग वाला खेल खेलता है y बार। वेरी सिंपल, ठीक है ना।
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, आना भी नहीं चाहिए, डाउट भी नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। डाउट क्यों होगा भैया, हम लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और हम यहाँ पहुँचेंगे कि व्हाट इज़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हम वहीं पहुँचने वाले हैं। लेकिन पहले हम इस वर्ड प्रॉब्लम को समझते हैं, ठीक है ना। उसने क्या बोला कि मान लिया x टाइम्स जो है, x बार वो झूले की सवारी करता है और y टाइम्स वो रिंग वाला खेल खेलता है। तो क्या हो गया भैया, अगर x टाइम झूले की सवारी कर रहा है और y टाइम्स वो क्या कर रहा है, रिंग का खेल खेलता है, तो एक बार राइड करने पर 3 रुपया लगता है, तो x बार राइड करने पर कितना रुपया लगेगा, 3x रुपया लगेगा। क्लियर। और क्या करता है, सॉरी, और क्या करता है, एक बार रिंग खेलने का खर्चा है, कॉस्ट है कितना, 4 रुपया, तो y टाइम्स 4y। क्लियर। अब बताइए, x बार झूला झूला तो 3x रुपया दिया और y बार झूला, y बार रिंग का खेल खेला तो 4y रुपया दिया। टोटल मिला करके उसके कितने रुपए खर्च हुए, उसने बताया 20 रुपीज़। बोलो आया कि नहीं आया। अब बताइए दूसरे कंडीशन में इसने क्या कहा, दूसरा केस इसने बताया कि जितनी बार वो राइड करता है उसका हाफ टाइम वो रिंग वाला खेल खेलता है, यानी कि हमारा x है, ये y है। अब बताओ भैया, x है y है, ये कंडीशन समझ में आनी चाहिए। उसने कहा कि जितनी बार x बार वो खेल रहा है, x बार वो राइड कर रहा है, सवारी कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, x बार राइड करता है और उसके आधी बार रिंग वाला गेम खेलता है। क्या हो गया, जब x बार इसका आधा ये है भैया, यानी कि ये बड़ा हो गया कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं, बोलो। यहाँ कंडीशन समझिए, कह रहा है कि ये जो है जितनी बार ये खेल रहा है, सवारी कर रहा है, उसका आधी टाइम्स ये खेल रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये बड़ा है। हम इस बड़े के चिन्ह को बराबर में बदलना चाहते हैं, कैसे बदलेंगे। अब सपोज करिए इन्होंने क्या कहा कि अगर ये 8 बार सवारी करे तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 टाइम ये क्या करेगा, 4 टाइम क्या करेगा भाई, इसका आधा ही बार तो वो रिंग का खेल खेल रहा है ना, तो इसका आधा हो गया। हमने कहा अब ये तो बड़ा है ना, बोलो हम क्या कह रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर इसको हम बराबर करना चाहें तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम अगर इसको बराबर करना चाहें तो हमारे पास बुलाओ क्या ऑप्शन है। 2 ऑप्शन है, या तो भैया इसको हम आधा कर दें या इसको हम 2 गुना कर दें। बोलो क्लियर है कि नहीं भैया, ये तो ऑलरेडी 2 गुना है ना, ये आधा है, इसका आधा है, तो इसका आधा है, तो इसका ये 2 गुना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो हमें क्या समझ में आया, हमें ये क्लियर हो गया भैया, क्या क्लियर हुआ कि अगर हम 8, हमने कहा कि अगर वो 8 बार सवारी करता है और 4 बार, यानी कि उसकी कंडीशन के हिसाब से कि उसके आधी संख्या में वह क्या करता है, रिंग वाला खेल खेलता है, तो इन दोनों के बराबर होने का चांस एक ही है। अगर हम यहाँ बराबर करना चाहें तो या तो हम यहाँ 2 से भाग दें या इसमें 2 से गुणा करें तो बराबर होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि x बार उसने सवारी किया और y बार जो उसने रिंग वाला खेल खेला है, तो सवारी करने की संख्या का आधा जो है रिंग खेलने का है, ठीक। तो जब इसका आधा ये है तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम यहाँ 2 से भाग दे दें या इसमें 2 से गुणा कर दें। बोलो कंडीशन क्लियर है कि नहीं, ये हमारी हो गई दूसरी कंडीशन, ठीक है। मज़ा आया, हमने उसके द्वारा दिए गए प्रॉब्लम्स को स्टेटमेंट में चेंज कर लिया। अब ये यहाँ पे आप 2 स्टेटमेंट देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं। अब बोलिए क्या हो गया, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। बोलिए x y y x y x y x y y x y x y, क्या है x y, क्या है, बताया तो था पॉलिनोमियल में, अभी जस्ट हम लोगों ने पॉलिनोमियल में पढ़ा कि x और y क्या है, वेरिएबल हैं, क्या है, वेरिएबल हैं, चर राशियां हैं, वेरिएबल हैं भैया। ये x और y क्या है, वेरिएबल हैं, चर राशियां, इनका मान सदैव बदलता रहता है। आज इस क्वेश्चन में x y की वैल्यू कुछ और आएगी, दूसरे क्वेश्चन में x y की वैल्यू कुछ और आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा x और y क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल, कितने वेरिएबल हैं, कितने आदमी थे कालिया,
कितने आदमी थे? 2 आदमी थे, यानी कि 2 वेरिएबल है तो इन 2 वेरिएबल हो गया। क्लियर है पॉइंट? अब आते हैं, हम देख रहे हैं कि इस स्टेटमेंट में इक्वलिटी का सिंबल है, इक्वल है, तो जिस स्टेटमेंट में इक्वल आ जाता है वो हमारा इक्वेशन हो जाता है। तो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बोलिए भैया हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर हमने क्या देखा कि 3x + 4y = 20, तो हम यहाँ देख रहे हैं 2 वेरिएबल x और y, इक्वलिटी का सिंबल है, इसका मतलब हो गया कि ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब बात आती है इसका पावर कितना? 1, y का पावर कितना? 1। ठीक है, तो बहुपद में क्या पढ़ा था? पॉलिनॉमियल में हम लोगों ने क्या सीखा था? बताएं भैया। पॉलिनॉमियल में क्या सीखा था कि अगर किसी बहुपद का वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनॉमियल होगा। तो लीनियर पॉलिनॉमियल होगा, यहाँ पे इक्वेशन है तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया। बोलिए, तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना? तो यहाँ तक हमारा बात पहुँचा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब बताइए कितने इक्वेशन हैं? 1, 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन एक साथ है, 2 कंडीशन, 2 इक्वेशन, मतलब क्या हो गया? जोड़े में है, यानी कि पेयर में है, युग्म बना रहे हैं। ठीक है ना? तो हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक, यहाँ से ये टोटल कॉन्सेप्ट हमारा था। ठीक है ना? अब मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी एक खेल और खेलेंगे। ठीक है ना? एक खेल और खेलेंगे, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा, कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा। हमने क्या किया, जो भी उनके वर्ड प्रॉब्लम को हमने एक स्टेटमेंट में चेंज किया, उसका इक्वेशन बनाया, इक्वेशन बना करके हमने देख लिया कि वो इनकी पूरी बात। अब यहाँ से हम बड़े आराम से समझ सकते हैं कि x टाइम वो सवारी करता है, एक सवारी का 3 रुपया है तो x टाइम का 3x रुपया हो गया। y टाइम जो है वो रिंग वाला खेल खेलता है, एक बार रिंग खेलने का 4 रुपया लगता है तो y बार खेलने का 4y रुपया हो गया। दोनों रुपया हमने ऐड कर दिए, 20 रुपीज़ के इक्वल हो गया, उसका टोटल 20 रुपया खर्च हुआ था। दूसरे कंडीशन में उसने क्या बोला था? दूसरे कंडीशन में क्या बोला था कि जितनी बार सवारी करेगा उसके आधी बार वो रिंग वाला खेल खेलता है। तो क्या हो गया, अब हमने बराबर करने के लिए, जब ये इसका आधा ऑलरेडी ये है तो बराबर करने के लिए इसका आधा करेंगे तो बराबर हो जाएगा, या हम इसका डबल कर दे तो बराबर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से हमको 2 इक्वेशन मिल गया। ठीक, अब बात आती है, हम यहाँ से ये भी निकाल लेंगे, ये निकालेंगे अभी हम लोग ज्ञात करेंगे कि वो कितनी बार जो है सवारी किया था और कितनी बार वो रिंग वाला खेल खेला था। ठीक है, लेकिन हमें अभी जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि व्हाट इज़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये बात समझ में आ गई हमें। ठीक, एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। बहुत मज़ेदार गेम है भैया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो कहीं भी किसी भी प्रकार की गलती होने का चांस नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं, 2 ग्रुप है, एक A और एक B। ठीक है, 2 ग्रुप है। ग्रुप A में कुछ सदस्य हैं एंड ग्रुप B में कुछ सदस्य हैं। 2 समूह हैं A और B, दोनों समूहों में अलग अलग कुछ सदस्य हैं। ठीक है ना? तो जानते ही हो कि हर सदस्य मेंबर हैं, इसमें भी मेंबर हैं, इसमें मेंबरों की संख्या m1 है और इसमें मेंबरों की संख्या मान लो m2 है। ठीक है ना? m1 m2 मान लो या कुछ भी मान लो, अभी हम x y भी मान लेते हैं, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, इसमें एक हेड है और इसमें भी एक हेड है जो अपने मेंबर्स को क्या करता है? ऑर्डर देता है, भाई ऐसे करना वैसे करना, कमांड करता है। ठीक है ना? तो अब इन दोनों में एक गेम होने वाला है, ठीक है ना? अब गेम होने वाला है तो इसका जो हेड है वो क्या बोलता है? इसका हेड बोलता है कि भाई अगर तुम्हारे टीम से, तुम्हारे ग्रुप से अगर 2 मेंबर हमारे पास आ जाएं, 2 मेंबर इसके पास आ जाएं, क्या बोल रहा है? 2 ग्रुप है A और B, इसका हेड बोलता है कि अगर तुम्हारे ग्रुप से हमारे ग्रुप में 2 मेंबर आ जाएं तो हम तुम्हारे ग्रुप का 2 गुना हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 गुना हो जाएंगे। तो भैया ये कहाँ कम है? इसके ग्रुप का हेड बोल रहा है कि क्या बात करते हो, हम क्यों तुम्हारे ग्रुप में 2 भेजें, तुम हमारे ग्रुप में 2 भेज दो।
इसने कहा 2 मेंबर तुम हमारे ग्रुप में भेज दो, हम तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। 2 मेंबर तुम हमारे ग्रुप में भेज दो, हम तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। 2 कंडीशन। तो अब बताना है कि दोनों ग्रुप्स में नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं। ठीक है ना, वेरी सिंपल। आइए सबसे पहले तो इनका स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है ना, हमने सपोज कर लिया कि प्रेजेंट में, वर्तमान में इसमें मेंबर्स की संख्या x है, इसमें मेंबर्स की संख्या y है। वेरी सिंपल। ठीक है ना, इसमें सदस्यों की संख्या हमने x मान लिया और इसमें सदस्यों की संख्या हमने y मान लिया। वेरी गुड। अब आइए क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, क्या बोलता है, ये बोलता है y से कि भैया तुम अपने में से 2 मेंबर हमको दे दो। दे दिया, चलो दे दिया। अब अगर इसमें से 2 मेंबर दे दिया तो इसका 2 मेंबर कम हो गया ना, बोलो। इसने इसको दिया तो इसका 2 मेंबर बढ़ जाएगा, इसका 2 मेंबर कम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या बोला कि अब जो संख्या मेरी हो गई तुम्हारी संख्या की 2 गुनी हो गई। बोलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये जो संख्या है इस संख्या का 2 गुना है। मैं बराबर करना चाहता हूँ भाई, बराबर कैसे होगा, अगर इसका ये 2 गुना है तो अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा। बोलो, हो गया, खेल हो गया। हम क्या करेंगे, और x + 2 = 2 का मल्टीप्लाई करो 2y - 4। क्लियर है। अब क्या करेंगे, और x - 2y, 2 को उधर ट्रांसफर करिए, क्या हो जाएगा -4 - 2, यानी कि हमारा x - 2y = -6। बोलो, ये फर्स्ट कंडीशन पे हमारा पहला इक्वेशन तैयार हुआ, x - 2y = -6। बोलिए, बात समझ में आया। अब आते हैं दूसरा केस। ये हमारा केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट कह लीजिए, कंडीशन फर्स्ट कह लीजिए। ठीक। दूसरे कंडीशन में क्या बोला कि जो बी ग्रुप है तो बी ग्रुप का जो हेड है वो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भैया तुम 2 हमको दे दो ना, 2 हमको दो। तो इसने दिया 2, इसने दे दिया, 2 कम हो गए, इधर जाएंगे 2 जुड़ जाएंगे। अब भैया देखो दोनों जुड़ गए। कह रहा है कि जब तुम हमको 2 दोगे तो हम तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। अब तो बराबर हैं दोनों लोग, दोनों बराबर हैं, कुछ नहीं करना है भैया, दोनों बराबर हो गए। जैसे ही इसमें से 2 गया उधर, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, इक्वल हो गए। अब बताओ भैया, इक्वल हो गए तो क्या होगा, क्या होगा, सॉल्व करिए। x y को इधर ट्रांसफर करिए, x - y 2 को उधर ट्रांसफर करिए, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। तो देखिए हमने दोनों वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में चेंज किस प्रकार से किया। हमारा कॉन्सेप्ट अब क्लियर नहीं कोई रहेगा डाउट, और अगर नहीं रहेगा कोई डाउट तो कोई भूल होने का कोई संभावना नहीं है, गलती होने का कोई चांस नहीं है। स्टेटमेंट हमारे पास है, हम आराम से कर सकते हैं। अब आते हैं बात पे। यहाँ तो हमने ये देख लिया कि वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। और हमने ये भी समझ लिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, ये आपने देख लिया। अब इनको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारा क्या हो गया, हमने इसको अलजेब्रिक मेथड में रिप्रेजेंट कर दिया, बीजगणितीय रूप से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को हम ग्राफिकल रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमें पता है, क्या पता है कि अगर वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 है तो वह एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर हम इसका एक ग्राफ खींचते हैं, इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या करता है, वो एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट होगा। आइए हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, ax + by + c = 0। दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंडीशन क्या है ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कब होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कब होगा ये देखना है, जब a और b ≠ = 0 हों। बोलिए,
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसके पीछे का लॉजिक देखो। लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है कि अगर a इक्वल टू 0 हुआ, a इक्वल टू 0 हुआ तो a 0 इंटू एक्स क्या होगा? ये टर्म तो गायब हो जाएगा ना, ये टर्म गायब हुआ, ये 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो केवल एक ही वेरिएबल बचेगा। बोलो 2 वेरिएबल में इक्वेशन कहाँ रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। इट मीन्स दैट a शुड नॉट बी 0। अगर b को हम 0 करते हैं, अगर b 0 करेंगे तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, ये इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा, 2 वेरिएबल नहीं रह जाएगा। बोलिए बात समझ में आया? तो हमारा क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो गया? ax प्लस पी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ a एंड b नॉट इक्वल टू 0। a एंड b कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। अब a एंड b कुछ भी हो सकता है में क्या हो सकता है? रियल नंबर होगा भाई, नंबर्स होंगे। वो इंटीजर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है, बट 0 नहीं हो सकता है। क्लियर? अब हमने कहा कि चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है, इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो यह क्या करेगा? एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करेगा, ठीक है ना। यानी कि इस समीकरण का, इस इक्वेशन का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो यह एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। अब चूंकि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये भी समझना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ऐसा है, दो इक्वेशन हमने अभी बना लिया है, इन दोनों इक्वेशन को हम एक किनारे रखते हैं अभी। एक तो हमने बनाया है, इसको भी हम सॉल्व करना आपको दिखाएंगे। x माइनस 2y इज इक्वल टू -6 इक्वेशन नंबर आपका 1 है, और दूसरा हमारा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 2 है। ये एक दूसरे क्वेश्चन प्रॉब्लम का था। और एक प्रॉब्लम जो हम लोगों ने यहाँ बनाया है, जो हम मेले में गए थे, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, और इसको कर दीजिए x, 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2y, वो 2y को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सेम थिंग, दीज थ्रीज आर सेम, ये तीनों बातें एक ही हैं, ठीक है ना। तो हमारा हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक। ये दो प्रॉब्लम अभी रखते हैं, सॉल्व करना आपको दिखाएंगे। अब बात आता है कि जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा और हमें ये पता हो गया कि लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब 2 स्ट्रेट लाइन होगा, एक ही प्लेन में 2 स्ट्रेट लाइन होगा। प्लेन आप समझ रहे हैं ना, ये हमारा प्लेन है। अब इस प्लेन में हम 2 स्ट्रेट लाइन किस प्रकार से ड्रा कर सकते हैं? कितनी कंडीशन है कि अगर आप एक प्लेन पे 2 स्ट्रेट लाइन ड्रा करें तो कितने प्रकार से 2 स्ट्रेट लाइन आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है ना। ड्रा करने का मतलब क्या होगा? क्या क्या कंडीशन बनेगी? हर बार एक नया रूप से आप ड्रा करेंगे, लेकिन कितनी कंडीशन आएंगी जिनको हम एक ही नाम दे पाएंगे? मेरी बात अभी समझ में आएगी थोड़ी देर बाद। हमने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन हमने खींच दिया, ठीक, एक दूसरी स्ट्रेट लाइन हमने खींच दिया, ठीक है ना। क्या दिख रहा है? क्या ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? इधर आइए, देखिए, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, फैल जा रहा है। बबुआ दूसरी तरफ बढ़ाओ तो, दूसरी तरफ बढ़ाओ तो, दूसरी तरफ बढ़ाओ तो इंटरसेक्ट करेगी। यानी कि हम किधर से भी खींचें, कोई भी लाइन खींचें, कहीं भी कोई 2 लाइन अगर हम खींचते हैं, क्या दिख रहा है? आगे बढ़ाओगे तो इंटरसेक्ट करेगा। यानी कि एक प्रकार हमारा हो गया, एक केस हो गया क्या कि 2 लाइन हम अगर एक प्लेन में खींचते हैं तो वो क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है ना। यानी कि पहला केस हो गया, ठीक है ना, कि अगर 2 लाइन खींचते हैं एक प्लेन में तो क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। तो एक प्रकार से तो ये हो गया कि जब भी हम एक प्लेन में 2 लाइन ड्रा करेंगे सेम प्लेन पर तो वो इंटरसेक्ट करेगा। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? हो सकता है ना इंटरसेक्ट करे, हो सकता है ना इंटरसेक्ट करे ना। कब हो सकता है? ऐसा कब होगा कि जब एक ही प्लेन में हम 2 लाइन ड्रा करें और वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। ऐसा तब होगा जब दोनों लाइन पैरेलल हों। भैया दोनों लाइन पैरेलल हो, इट मीन्स दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह इक्वल हो। रेल की पटरी देख रहे हो ना भैया, ठीक है,
रेल की पटरी देख रहे हो, रेल की पटरी देख रहे हो, क्या देख रहे हो, रेल की पटरी के बीच की जो दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो हर जगह इक्वल होती है। देयरफॉर ये पटरियाँ कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती हैं? क्योंकि इनके बीच की लंबवत दूरी, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह इक्वल होता है। और अगर ये इंटरसेक्ट करने लगेगा तो ट्रेन तुम्हारे घर पे आ जाएगा, है ना, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है बात? यानी कि हो गया दूसरा कंडीशन कि एक तो हम दो लाइन इस प्रकार से खींच सकते हैं जो इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरे प्रकार क्या है, दूसरा टाइप ये हो गया कि हमारी दोनों लाइनें पैरेलल हो सकती हैं, वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। चलो कोई बात नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो पैरेलल होगा, ठीक है ना, समांतर रेखा, दोनों लाइन समांतर होंगी। ठीक, अब तीसरा कंडीशन और क्या हो सकता है? क्या और भी कोई कंडीशन हो सकता है? हो सकता है मेरे दोस्त, क्या हो सकता है? हो सकता है यानी कि एक लाइन ये हमने ड्रा कर दिया, ठीक, अब एक दूसरी लाइन ड्रा कर रहे हैं, पता क्या लगता है उसी लाइन पे भी दूसरी लाइन भी चली गई। ऐसा तो हो सकता है ना, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चली गई, कॉन्साइड कर रही हैं, कॉन्साइड कर रही हैं, ठीक है ना, समपाती हैं, दोनों रेखाएं कैसी हो गई? समपाती रेखाएं हो गई। यहाँ समांतर हो गया, यहाँ प्रतिच्छेद हो गया और यहाँ समपाती हो गया। अब आप चेक करके देख लीजिए, एक ही प्लेन में दो लाइन जैसे इच्छा करे आप खींच करके देख लीजिए, ड्रा कर लीजिए। अगर इन तीनों कंडीशन के अलावा कोई और कंडीशन मिलती है तो मुझे भी बता देना भाई, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं मिलेगा। आप जब भी दो लाइन खींचोगे या तो वो इंटरसेक्ट करेगी, या वो पैरेलल होगी, या कॉन्साइड करेगी, इसके अलावा कोई लाइन नहीं होगा, ठीक है ना। आइए अब इनका मतलब क्या है, यानी कि जो दोनों लाइन हमारा है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम दोनों पेयर को भी लिख देते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक ये हो गया, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दूसरा ये हो गया। ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? पेयर का, ठीक है ना। अब आप इन दोनों का जब लाइन ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या पाते हैं कि तीन सिचुएशन क्रिएट होंगी, या तो इसके द्वारा प्लॉट हुई दोनों लाइनें, दोनों रेखाएं क्या करेंगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगी, एक दूसरे को काटेंगी। और अगर एक दूसरे को वो काट रही हैं, काटती तल में दो रेखाएं अगर हम काटते खींचते हैं तो वो या तो कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, दूसरा या तो वो पैरेलल होंगी, तीसरा या तो वो कॉन्साइड करेंगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी आ जाएगी। क्लियर? ये तीन कंडीशन बनेगा। तो अगर ये प्रतिच्छेद करती है तो क्या होगा? अगर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो हम यहाँ से देखेंगे कि x अक्ष का, इसका x निर्देशांक क्या है और y निर्देशांक क्या है, यानी कि इसका जो x और y निर्देशांक होगा वही इस इक्वेशन का हल होगा, यानी कि वही इसका सॉल्यूशन होगा। यानी कि अगर दो इक्वेशन है और दोनों के द्वारा हमने ग्राफ प्लॉट किया और दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कार्तीय तल पे ये जिन बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी उस बिंदु का x निर्देशांक x की वैल्यू होगा और y निर्देशांक y की वैल्यू होगा। क्लियर है? तो यहाँ से हम यहाँ भी से ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि रेखाओं का हम ग्राफ खींचते हैं और रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी वही बिंदु का x निर्देशांक उसका हल होगा और y निर्देशांक y का हल होगा। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। दूसरा कि अगर वो दोनों प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं तो हो सकता है पैरेलल हों। अगर इन दोनों के द्वारा खींची गई दोनों रेखाएं पैरेलल होती हैं तो इसका मतलब हो गया ये कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। इसका मतलब नो सॉल्यूशन भैया, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनका कोई हल नहीं होगा। अगर रेखाएं पैरेलल हैं तो उनका कोई हल नहीं होगा। इस बात को भी ध्यान दीजिए कि अगर रेखाएँ प्रतिच्छेद करती हैं तो उनका एक हल होगा, एक हल होगा, यूनिक हल होगा। ये भी ध्यान रखिए, लिख देते हैं। अगर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है तो ओनली वन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं यूनिक सॉल्यूशन बोलिए, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि अद्वितीय हल होगा।
अद्वितीय, कोई दूसरा हल ही नहीं होगा केवल, क्योंकि भैया दोनों रेखाएं केवल एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है ना। जब एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं तो एक ही बिंदु का दो कोऑर्डिनेट तो होगा नहीं, एक ही बिंदु का केवल एक ही कोऑर्डिनेट होगा, तो उसका x निर्देशांक उसकी x की वैल्यू होगी और y निर्देशांक यानी कि y कोऑर्डिनेट उसके y की वैल्यू होगी। क्लियर है? क्लियर है भैया, ठीक। अब बताइए दूसरा कंडीशन हमने बताया कि अगर दोनों रेखाएं पैरेलल हैं तो इट मीन्स दैट देयर इज नो सॉल्यूशन। और तीसरा, अगर लाइन कोइंसाइड कर रही हैं तो इसका मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पे दोनों रेखाएं हैं, यानी कि दोनों रेखाओं पर प्रत्येक बिंदु स्थित होगा। यानी कि कितने हल हो गए भैया, कितना सॉल्यूशन हो गया? एक रेखा पे इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स रहते हैं, है ना। एक रेखा पर अनंत अनंत पॉइंट होते हैं, इन्फिनाइट पॉइंट होते हैं। तो जब दोनों रेखाएं कोइंसाइड कर रही हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे पर ही हैं, तो इसका मतलब हो गया सभी बिंदु दोनों रेखाओं को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब हो गया इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। बताइए भैया, कोई हल ही नहीं है। और यहाँ क्या होगा? इन्फाइनाइट सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्लियर? यानी कि हो गया इसका अद्वितीय हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा और इसका अनंततः अनेक हल होगा, ठीक है ना। तो जब कोई हल होगा तो हम कहेंगे कि अच्छा ये दोनों इक्वेशन कैसे हैं? कंसिस्टेंट हैं, संगत हैं, कंसिस्टेंट हैं, ठीक है ना, कंसिस्टेंट है। अगर इसका एक हल हो रहा है तो ये कंसिस्टेंट है। यहाँ भी हल निकल रहा है, भले ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल रहा है तो ये भी इक्वेशन दोनों क्या होंगे? कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हम कहेंगे ये इनकंसिस्टेंट है, असंगत है भैया, असंगत, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये असंगत हो गया, कंसिस्टेंट मतलब हो गया संगत, ठीक है ना। बोलिए, ठीक। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपकी बुक भी क्वेश्चन होगा, एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं अथवा नहीं। दीज टू गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट और नॉट, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे बताएंगे? हमारे पास एक तरीका ये है कि हम इन दिए गए दोनों समीकरण का ग्राफ खींचते हैं, ठीक है ना। कार्तीय तल पे हम उसका ग्राफ खींचेंगे, कोऑर्डिनेट में इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने पर क्या पता लगता है कि दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो हम कहेंगे कि दीज इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, ये दोनों समीकरण संगत हैं। अगर पैरेलल जा रही हैं तो कहेंगे कि असंगत हैं, इनका कोई हल नहीं है। और अगर एक कोइंसाइड कर रही हैं, एक दूसरे के संपाती हैं, तो हम कहेंगे कि ये भी संगत में है, इसका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक तो ये हो गया कि हम इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमको इतनी बातें पता लगेंगी। अब हमारे पास क्या है ऐसा कि हमको इतना तामझाम ना करना पड़े, बिना ये सब किए हम ये देख लें। अच्छा, दूसरी चीज़, ये जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम इसका सॉल्यूशन भी जान लेंगे और ये भी जान लेंगे कि जो हमारा इक्वेशन है वो संगत है या नहीं। संगत होगा तो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो संगत में है, यानी कि कंसिस्टेंट है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो ग्राफ से तो हमको ये भी हो गया कि हम सॉल्यूशन भी उसका जान जाएंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू भी पता कर लेंगे और ये भी पता कर लेंगे कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। क्लियर? और दूसरी बात ये आती है कि क्या और कोई तरीका है, कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या? तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है भैया, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब इसके पहले कि हम उस शॉर्ट ट्रिक पे पहुँचे तो हम लोग अब जो है पहुँचते हैं प्रश्नावली 3.1, एक्सरसाइज 3.1 में पहुँचते हैं। और वहाँ से 3.1 में आपके 3 क्वेश्चन हैं, उसमें से एक क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे और जो अभी हम लोगों ने ये 2 इक्वेशन लिया है इनको भी ग्राफ की मदद से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ग्राफ की वजह से इसकी क्या वैल्यू आती है, ठीक है। आइए, हम पहले लेते हैं जो हमने मेले वाला एग्जाम्पल लिया था, मेले वाले एग्जाम्पल्स को लेते हैं और इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। मेले वाला एग्जाम्पल हमारा ये था
3x + 4y = 20 और दूसरा था हमारा x - 2y = 0। ठीक, इसके लिए एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक ना। ले लीजिए ये x ये y। ठीक, यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा। क्या होगा, 4y = 20, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 × 5 = 20, यानी कि y की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, y की वैल्यू हो गई 5। अब x की वैल्यू अगर हम 2 रख लें, 2 रख दें या 3 रख दें, कुछ भी रख दो, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है ना। तो x की वैल्यू हम रख देते हैं 4, x की वैल्यू रख दिया हमने 4। x की वैल्यू जब 4 रखेंगे तो 4 × 3 = 12, 12 उधर गया, 20 में से 12 घटा 8 बचा। अब 4y = 8, तो y = 2। ठीक है ना, हमको यहाँ पे 2 वैल्यू मिल गई। आप और भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस तरह से x की कुछ भी वैल्यू रखिए, y की वैल्यू मिल जाएगी, या y की कुछ भी वैल्यू रखिए, x की वैल्यू मिल जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है ना, हम 9th में इस चीज़ को कर भी चुके हैं। ठीक है ना, 1 वेरिएबल के लिए ये चीज़ हम कर चुके हैं। ठीक, आप इस तरह से कई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं किसी एक इक्वेशन का। ठीक है ना, क्योंकि इस एक रेखा पे जब इसका हम रेखा खींचेंगे तो उस रेखा पे अनंत पॉइंट होंगे, अनंत पॉइंट होंगे, तो वो अनंत पॉइंट आपको मिलेंगे। आप x की कोई भी वैल्यू रखिएगा उसके करेस्पॉन्डेंस y की वैल्यू मिलेगी, y की कोई भी वैल्यू रखिएगा उसके करेस्पॉन्डेंस x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, तो हमको यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गया है ना, एक पॉइंट क्या मिल गया 0, 5 और दूसरा पॉइंट क्या मिल गया 4, 2। ठीक है, इसके लिए ले लेते हैं केस 2 में लाइन खींच देते हैं हम। यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे हो गया y। बोलिए भैया x की वैल्यू क्या रख दें, x की वैल्यू कुछ भी रख दो, x की वैल्यू 2 रख दो। जब x की वैल्यू 2 रखोगे, 2y को इधर करो तो 2y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है ना, बोलो आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। 2y को इधर करोगे, x की वैल्यू 2 रखोगे, 2 से डिवाइड होगा तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। y की वैल्यू 0 कर दो तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 ही कर दो ना, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0। ठीक है, आइए अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये 0, ये x, ये y, ठीक है ना, ये y डैश है, ये आपका ये x डैश है। क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये ठीक है। हमने ये मैनुअल हमने बनाया है ग्राफ को, तो मैनुअल में क्या होगा, ये डिस्टेंस ज़रूर थोड़ा सा वेरी करेगा, इक्वल नहीं होगा, तो इसके लिए डाउट मत करिएगा। आप अपने ग्राफ पेपर पे जहाँ पे सारे डिस्टेंस इक्वल होते हैं, उनका जो मापन होता है वो इक्वल होता है, आप उस पर करिएगा। एग्जैक्ट वैल्यू आपको x एंड y की मिलेगी, यहाँ भी आपको एग्जैक्ट मिलेगी, लेकिन हो सकता है थोड़ा डिफर करे, थोड़ा देखने में ऐसा लगे कि डिफर हो, बस उसके लिए डाउट मत कीजिएगा। आइए हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। x पे 0 जाएंगे, x पे तो जाना ही नहीं है भैया, x पे खड़े रहो यहीं पे। y पे कहाँ जाना है, 5 पे, 1 2 3 4 5, ये हो गया। तो ये हमारा पॉइंट हो गया कौन सा, 0, 5। इस इक्वेशन का हम ग्राफ खींच रहे हैं भैया। अब दूसरा पॉइंट क्या है 4, 2, तो x पे चले जाओ 4, 1 2 3 4, x पे 4 आ गए, y पे कितना जाना है 1 2, ये आ गया। ठीक है ना, क्या होगा, ये पॉइंट कहीं यहाँ आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 4, 2। ठीक है, अब इस पर आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, इन दोनों को मिलाता हुआ एक स्ट्रेट लाइन आप खींच दीजिए। दोनों लाइन को जब, दोनों पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है ना, हम कोने में कहीं इसका इक्वेशन भी लिख देंगे कि किसका इक्वेशन है 3x + 4y = 20, यानी कि इस इक्वेशन का ये रेखा है, ये स्ट्रेट लाइन है। अब दूसरे इक्वेशन के लिए आते हैं, x पे 2 जाना है, y पे 1 जाना है, x पे 2 आ जाइए, 1 2, x पे 2 आ गए, y पे 1, यानी कि पॉइंट कहाँ है, लगभग यहाँ है। ठीक है ना, x पे 2 y पे 1, ठीक है ना, ये पॉइंट लगभग यहाँ है, ये हमारा है 2, 1। ठीक है, और दूसरा क्या है 0 0, दूसरा है 0 0, x पे भी 0, y पे भी 0, तो इनको मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए।
इनको मिलाती हुई रेखा खींचिएगा। देखिए कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये हमारा इक्वेशन हो गया x माइनस 2π = 0। बोलो, बात समझ में आया। अब ये दोनों लाइन इन दोनों इक्वेशन का हमने ग्राफ खींचा और देखा कि दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को, यहाँ कोई बिंदु मान लो P है, बिंदु P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बिंदु P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस बिंदु P का निर्देशांक क्या है भैया, x पे देखो 1 2 3 4, x पे 4 है, x पे कितना है 4, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4। y पे कितना है 1 2, y पे 2 है भैया, y पे 2 है, यानी कि x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू कितनी है 2 है। तो इस प्रकार से हम ग्राफ से ये भी जान गए कि जो दिया गया इक्वेशन था वो कंसिस्टेंट है, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इक्वेशन संगत है, कंसिस्टेंट है। इसका यूनिक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो आप देख रहे हैं इसका यूनिक हल है भी, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है, यानी कि उसने क्या किया था, राइड कितनी बार किया, सवारी कितनी बार किया, झूले की 4 बार, और रिंग वाला खेल कितनी बार खेला, 2 बार खेला। रिंग वाला खेल कितनी बार खेला, 2 बार खेला, ठीक है ना। तो रिंग वाला खेल दो। अब इसको वेरीफाई करो कि व्हाट द आंसर वी हैव गेट इज राइट और रॉन्ग। जो आंसर हम पाए हैं वो सही है या गलत है, जो आंसर आपने निकाला वो सही है या गलत है, चेक करो। क्या बोला कि जब 4 बार राइड करता है, 4 बार राइड करता है, एक राइड का 3 रुपया है, तो 4 राइड का कितना होगा, 4 × 3 12 रुपया होगा। बोलो भैया होगा कि नहीं। रिंग का खेल खेल रहा है 2 बार, रिंग का खेल खेलता है 2 बार, रिंग का खेल खेलता है 2 बार, और एक बार रिंग खेलने का पैसा कितना लगता है 4 रुपया, तो 2 बार 4 दूनी 8, दोनों को जोड़ दीजिए कितना रुपया आया, 20 रुपया बोला तो था उसने, हमारे मित्र ने क्या बोला था कि 20 रुपया टोटल खर्च हुआ था, ठीक है ना भैया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, इसी प्रकार से दिस इज द होमवर्क फॉर यू कि आप इस इक्वेशन का ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ खींच करके x एंड y की वैल्यू हमको बताएंगे, ठीक है ना। इसका इनकी वैल्यू निकाल करके आप लोगों को कमेंट में बताना है कि दोनों समूहों में, दोनों ग्रुप A और B में कितने कितने मेंबर थे, ठीक है ना। तो हमने देखा कि व्हाट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एंड नेक्स्ट हमने देखा कि इनका ग्राफ कैसे खींचेंगे, इनको बीजगणित रूप से अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ठीक। फिर हमने ये देखा था कि अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका यूनिक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, और जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट होंगी। अगर रेखाएं पैरेलल हैं तो कोई हल नहीं होगा, जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट होगा। तीसरा हमने देखा कि अगर रेखाएं कोइंसाइड करती हैं, समपाती हैं, तो उनका अनंत हल होगा, यानी कि वो भी इनकंसिस्टेंट होगा, इक्वेशन जो भी दिया होगा, ठीक है ना। और जब रेखाएं कोइंसाइड करेंगी तो अनंततः अनेक हल होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया और इक्वेशंस देख लिए। अब इसके बाद एक्सरसाइज 3.1, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम जो अभी बताया हमने कि इक्वेशन को देख करके हम ये बताएंगे कि ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, इसका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, या रेखाएं पैरेलल होंगी, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन को देखेंगे 1 मिनट से कम में कैलकुलेट करेंगे माइंड में और देख के बता देंगे कि इसका अद्वितीय हल होगा या नहीं होगा, इसका अनंत हल होगा या क्या होगा, इसका कोई हल होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस बात पे चर्चा करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग दोनों मेथड, क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो 3 मेथड हैं हमारा कौन कौन सा है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इनमें से 1 या 2 मेथड्स पे अगले क्लास में चर्चा हो जाएगी, फिर तीसरे क्लास में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही जल्दी हम लोग मैक्सिमम ऑफ 3 क्लासेस में इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दिस इज फॉर होमवर्क फॉर यू, एंड एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को भी आप करने का प्रयास करिएगा। वेरी इजी है, ठीक इसी प्रकार से करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है और अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके भैया, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड।